हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद अब हम आपके लिए लाए हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सारे उन मेथड्स की जो यूज किए जाते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। वी विल डिस्कस अबाउट एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस एंड द टर्म इनफर्टिलिटी, और उस इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। हम इन सारे टॉपिक्स पर आज बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, जैसा कि हमने पढ़ रखा है अपनी बेसिक क्लासेस में, हेल्थ हम उस इंडिविजुअल को हेल्दी बोलते हैं जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है। सिमिलरली जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो रिफर्स टू अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एज वेल एज सोशल। सो गाइज, जब भी हम बात करते हैं एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसको इन सारे एस्पेक्ट को फॉलो करना है। चाहे हम फिजिकली बात करें, चाहे हम इमोशंस की बात करें, हम अपोजिट पार्टनर को लेकर उसके बिहेवियर को डिस्कस करें, या फिर हम बात करें उसके सोशल स्टेटस को, ऑल दिस रिफ्लेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर दिस थिंग? Now, our nation, that is India, was the first nation in the world to initiate various action plan. Various action plan. अगर हम बात करें बच्चों तो इंडिया ही पहली कंट्री है जहां पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। वो भी किस ईयर में? 1951। किस ईयर में बच्चों? 1951। इस एक्शन प्लान के अलावा अगर हम बात करें, कई बच्चों ने सुन के रखा होगा, एक स्लोगन है हम दो हमारे दो, वो भी हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कई सारे एक्शन प्लान इनिशिएट हुए हैं, जिसमें से कुछ नेम मैंने आपको बताए। दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम that was initiating in 1951. So these action plans at national level towards attaining a reproductively healthy society. Reproductively healthy society. So family planning program was first time initiated in India in 1951. And इसके अलावा भी reproductive child health care कई सारे NGOs वर्क करते हैं इस चीज को लेकर। So guys, these are the different planning programs which have been initiated in India. Now, counseling and creating awareness among people about reproductive organs, adolescence and associated changes, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted infections. हम बच्चों बात कर रहे थे इसी वर्ड की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। इन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव इंफेक्शंस भी कहते हैं, इन्हीं को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी कहते हैं, इन्हीं को हम वेनरल डिसीजेस भी कहते हैं। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेकर चलते हैं एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सारे बच्चों को पता है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे हाथ में नहीं है। हम जो भी मेडिसिन देते हैं वो एड्स के पेशेंट की लाइफ को तो इंक्रीज कर देते हैं, बट उसको परमानेंट क्योर प्रोवाइड नहीं करते हैं। इज द प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो हर इंडिविजुअल की प्रॉपर काउंसलिंग करना, उनको अवेयर करना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोक सकते हैं, ये सब कुछ आता है बच्चों हमारे इस चैप्टर में, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो बच्चों, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज एक प्रॉपर वे में, जैसे हम पहले बात करते थे विलेजेस लेवल पर कई सारी डिलीवरीज होती थी, उनमें कई बच्चों की डेथ हो जाती थी,
बट आज के मॉडर्न एरा में हमारी सोसाइटी में कई सारी मेडिकल न्यू डिस्कवरीज हुई हैं, जिससे कि हमारा जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, वो अब काफी हद तक कम हो गया है। तो गाइज, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज एंड केयर to the problems like menstrual irregularities, pregnancy related aspect, delivery, medical termination of pregnancy। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में अबॉर्शन का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, बर्थ कंट्रोल, infertility, postnatal child and maternal management is another important aspect of the reproductive and child health care program। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये कई सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं, काफी टाइम से चल रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉपर अवेयरनेस मिल रही है, प्रॉपर काउंसलिंग मिल रही है। सो गाइज, दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। कैसे हम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट एमटीपी, एसटीआई और एवरीथिंग। नाउ, an overall improvement in reproductive health has taken place in our country as indicated by reduced maternal and infant mortality rate। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हमको मिल रही हैं, उसकी वजह से अब जो डेथ रेट है, यानी जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट्स को लेकर हो चाहे मदर को लेकर हो, अब वो काफी हद तक कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। देन असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल्स, वो कपल्स जो कंटिन्यूअस कोशिश करते हैं कंसीव करने की, बट फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं किसी रीजन की वजह से, उनके लिए भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कई सारे मेथड्स हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं बच्चों। improved health facilities, better living conditions, promoted an explosive growth of population. Such a growth necessitated intense propagation of contraceptive methods। देखो बच्चों, जब मोर्टेलिटी रेट कम होगा, जब डेथ रेट कम होगा, डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन राइज करेगी, और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। कौन से मेथड यूज करते हैं बच्चों? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्लियर दिस थिंग? सो वी यूज ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू prevent rising population, exploding population, especially in our developing countries। अब देखो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जनरल डिस्कशन वाले पॉइंट्स थे। अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे जो इस चैप्टर का बेस बनाते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज एमनियोसेंटेसिस। जैसा कि बच्चों आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पर मदर के यूट्रस में एक फीटस ग्रो कर रहा है। दिस वन इज अ फीटस विच इज कनेक्ट टू मदर यूट्रस बाय द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, बाय द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। बट आप देख रहे होंगे बच्चों कि इस फीटस के चारों तरफ ये फ्लूइड प्रेजेंट है। दिस फ्लूइड is known as amniotic fluid। क्या कहलाता है बच्चों? ये फ्लूइड क्या कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड का क्या क्या रोल होता है
ये जो फ्लूइड है ये फीटस को ड्राई होने से रोकता है। जब भी बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा, आउटसाइड जर्क पड़ेगा, तो वो आउटसाइड जर्क डेवलपिंग फीटस तक पहुंचने से पहले कौन रिसीव करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड। बच्चों, जो सेल्स डेवलपिंग फीटस को डेवलप कर रही हैं या फीटस की ग्रोथ में इन्वॉल्व हो रही हैं या फीटस का फॉर्मेशन कर रही हैं, उन्हीं सेल्स से ये फ्लूइड सिक्रीट होता है। यानी जो क्रोमोसोम्स डेवलपिंग फीटस की बॉडी की हर सेल के अंदर है, वही क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड में। किसमें होते हैं बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड में। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए, इस एमनियोटिक फ्लूइड के क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए हम एक इंजेक्शन के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और इन क्रोमोसोम्स की स्टडी करके हम ये पता करते हैं कि कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग फीटस है, क्या उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग माय पॉइंट। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम निडल के थ्रू फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोमल पैटर्न को चेक करके हम ये पता करते हैं कि फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर यानी हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो क्या हम उसको अर्ली स्टेज पर ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। बट हमारे इंडिया में इस टेक्निक को, या हम कहें मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज में इस टेक्निक को अब बैन कर दिया गया है। एमनियोसेंटेसिस इज बैन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चों कि जिस तरीके से हम इस एमनियोटिक फ्लूइड के क्रोमोसोम्स को चेक करके जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलरली इन क्रोमोसोम्स को चेक करके, इन क्रोमोसोम्स को चेक करके हम फीटस का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आइदर द डेवलपिंग फीटस इज मेल और फीमेल। और जब कपल्स को पता चलता है कि उनके वुम्ब में डेवलपिंग फीटस फीमेल है, तो देन दे लीड टू डेथ और एबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस। ये चीजें ही हमारे इंडिया में सेक्स रेशियो को भी इफेक्ट करती हैं, जिससे मेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, फीमेल्स का नंबर कम हो रहा होता है। दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज नाउ banned throughout the world. Clear this thing now. अब हम बच्चों बात करते हैं डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की जो यूज किए जाते हैं इंडिया लेवल पर और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज, टू प्रिवेंट द राइजिंग पॉपुलेशन. So guys, various contraceptive options are available now, such as natural method or traditional method. Then we will discuss about barrier method, IUDs, intrauterine devices, pills and injectable devices, implants and surgical methods. So guys, there are various method जो जिसके लिए जैसा सुटेबल होता है, जिस फीमेल को जैसा सिंपल लगता है, वो उस मेथड को यूज कर सकती है। क्या क्या नेम है मेथड्स के? नेचुरल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, डिफरेंट आईयूडीज, pills, injectable devices, implants as well as surgical methods. हम इन सारे मेथड्स को शॉर्ट में, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आपके साथ बच्चों। देखो, हम बात करते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स की। ये जो बच्चों नेचुरल मेथड्स होते हैं, ये कपल्स के हैंड में होते हैं। नेचुरल मेथड्स में 3 अलग अलग मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं
मैं आपको यहां पर नेम मेंशन करता हूं और हम उनको ब्रीफ में डिस्कस भी करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज पेरियोडिक एब्सटिनेंस। The second method is coitus interruptus. The third method is lactational amenorrhea. देखो बच्चों, जो फर्स्ट मेथड है दैट इज पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। डॉक्टर्स के थ्रू कपल्स को ये एडवाइस दी जाती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब 14th डे ओव्यूलेशन होता है तो उस ओव्यूलेशन की डेट के 3 to 4 डेज बिफोर यानी 10th डे और 3 2 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन दैट इज 17th डे, ये जो टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 10 टू डे 17, ये कहलाता है बच्चों रिस्क पीरियड। डे 10th टू डे 17th is called risk period. So couples are advised to avoid copulation during this period and that method is called periodic abstinence. The second method is coitus interruptus. इस मेथड में जब मेल पार्टनर कॉपुलेशन के टाइम पर अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लेता है, जब उसे फील होता है कि इजैकुलेशन की प्रोसेस होने वाली है और मेल पार्टनर विड्रॉ इट्स पेनिस आउटसाइड द बॉडी, दैट मेथड इज कॉल्ड coitus interruptus. The third method is called lactational amenorrhea. बच्चों, अमीनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड या एब्सेंट क्यों हुई है? ड्यू टू लैक्टेशन। हाँ बच्चों, जब पार्चुरेशन के बाद, जब फीटस की डिलीवरी के बाद मदर फीटस को लैक्टेट कराती है, फीड कराती है थ्रू मेमोरी ग्लैंड्स, तो उस लैक्टेशन की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आफ्टर डिलीवरी मैक्सिमम 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही नहीं है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी बच्चों, तो ओव्यूलेशन के चांसेस भी नहीं होंगे और दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेफ फॉर कॉपुलेशन। सो दीज आर द 3 मेथड्स: पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, coitus interruptus and lactational amenorrhea. Now बैरियर मेथड में जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कई सारी डिवाइसेस हैं जो बनी होती हैं लेटेक्स की। किसकी बनी होती हैं? लेटेक्स की। और लेटेक्स की ये बनी हुई डिवाइसेस हम मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स में यूज करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, बैरियर मेथड का मेन फंक्शन होता है स्पर्म और ओवा की मीटिंग को, मैटिंग को, फर्टिलाइजेशन को रोकना। दे प्रिवेंट द स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवा। और ये जो डिवाइसेस आपको दिख रही हैं बच्चों, मेल में जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉन्डोम, दैट इज कॉन्डोम। In male we use condom. In case of female, there are many devices which are made up of latex are used. One is called cervical cap, one is called vault, one is called diaphragm. ये कई सारी डिवाइसेस हैं जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यूज की जाती हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, एंड मेल के केस में यूज होता है कॉन्डोम। फीमेल के केस में भी कॉन्डोम यूज होता है एंड दैट फीमेल कॉन्डोम इज नोन एज फेमिडोम। क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड फेमिडोम। सो दिस इज अबाउट द बैरियर मेथड्स। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिससे इंडिया में कई सारी फीमेल्स प्रेफर करती हैं दैट इज आईयूडीज।
इस मेथड में और जो पहले हम मेथड पढ़ चुके हैं उसमें सबसे मेजर डिफरेंस है बच्चों कि ये जो मेथड है इसमें जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो डिवाइसेस कपल्स खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। इन डिवाइसेस को यूट्रस में फिट किया जाता है और इन डिवाइसेस को फिट किया जाता है एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू। और गाइस ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का जो मेन फंक्शन होता है, दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या करते हैं बच्चों? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जितने भी स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जा रहे होंगे ये डिवाइसेस उन स्पर्म्स को खा लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस कर लेती है। So the main function of IUDs to perform phagocytosis of sperm. इन IUDs में कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नॉन मेडिकेटेड, जिसका एग्जाम्पल है लिपिस लूप। सेकेंड डिवाइस है मेडिकेटेड, जो बहुत पूछा जाता है आपके नीट लेवल पर और बोर्ड एग्जाम में। उसके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, एंड थर्ड इज कॉल्ड हार्मोनल डिवाइसेस। और हार्मोनल में आती हैं LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। So guys, these are the different IUDs. अब देखो बच्चों, जो नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप है ये स्पर्म की एंट्री को रोकता है। जो मेडिकेटेड डिवाइस है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शंस हैं, ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं सो दैट स्पर्म फर्टिलाइज ही ना कर पाए। और सेकंड, they also reduce motility of sperm so that sperm फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में उस फैलोपियन ट्यूब के रीजन तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। When we talk about hormonal IUDs, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी वर्क करती हैं और ये यूट्रस को इस तरीके से कन्वर्ट कर देती हैं यूट्रस में इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और गाइस हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है आईयूडीज। क्लियर दिस थिंग नाउ। द नेक्स्ट मेथड इज पिल्स एंड इंजेक्शंस। आजकल बहुत ही पॉपुलर मेथड है ये, और इन पिल्स और इंजेक्शंस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो इनमें प्रेजेंट होता है हार्मोन ईस्ट्रोजन या फिर दैट कंटेन प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टोजेंस, और या फिर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं पिल्स में। और बच्चों इन पिल्स और इंजेक्शंस में भी कई वैरायटीज आती हैं। कुछ पिल्स का फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन को रोकना, कुछ पिल्स का फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना, एंड इवन कुछ पिल्स फर्टिलाइजेशन के बाद भी इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती हैं जो इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं। बट इन पिल्स को रेगुलर वे में यूज किया जाता है। इन पिल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 डेज में से सिर्फ मेंस्ट्रुअल फेज छोड़ दी जाए, जो स्टार्टिंग के 5 to 7 डेज होती है, उसको छोड़कर रिमेनिंग 21 डेज ये मेडिसिन यूज की जाती है। और जब इतनी ज्यादा मेडिसिन यूज की जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इनके क्या डेवलप होंगे बच्चों? साइड इफेक्ट्स। क्या डेवलप होंगे? साइड इफेक्ट। और इन साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने हमारे ही स्टेट यूपी के लखनऊ सिटी में एक मेडिसिन खोज निकाली जिसको हमने नाम दिया सहेली। क्या नाम दिया बच्चों? सहेली। ये एक ऐसी मेडिसिन है
जिसने सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को रिमूव कर दिया। इस मेडिसिन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द फर्स्ट एडवांटेज, ये मेडिसिन नॉन स्टीरॉयडल है। स्टीरॉइड्स का, स्टीरॉयडल हार्मोन्स का हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इस मेडिसिन को नॉन स्टीरॉयडल बनाया गया। इस मेडिसिन को सिर्फ एक वीक में एक बार ही लिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज वंस अ वीक पिल। कहां पर? 21 डेज 21 मेडिसिन। कहां पर? 21 डेज ओनली 3 मेडिसिन, वंस अ वीक पिल। और गाइज, इन पिल्स के कंपैरिजन में सहेली की कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी इफेक्टिव है, उसके साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी में कम होते हैं। One more thing about Saheli. Saheli was developed at Central Drug Research Institute, that is CDRI. Central Drug Research Institute, जो कहां लोकेटेड है बच्चों? लखनऊ सिटी में। कहां लोकेटेड है? लखनऊ सिटी में। Now, the last but not least, the method of to prevent explosive population, that is implants and surgical methods. आप ये छोटी छोटी डिवाइसेस देख रहे हैं बच्चों, इनको हम इम्प्लांट्स कहते हैं। इम्प्लांट्स वो डिवाइस होती हैं जो हमारी बॉडी में फिट की जाती हैं, और ये डिवाइसेस बॉडी में फिट होकर धीरे धीरे हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। इनका भी फंक्शन सेम है, रिलीज हॉर्मोन्स, बट एट स्लोअर रेट, सो दैट वो हार्मोन काफी टाइम तक इफेक्टिव रहता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यही हार्मोन्स निकलते हैं जो इन डिवाइसेस के थ्रू धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं और एज अ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क करते हैं। इन इम्प्लांट्स को हम फीमेल्स की बॉडी में जो हमारा आर्म रीजन होता है उसमें अंदर की साइड यानी मीडियल साइड पर लगाते हैं। क्लियर दिस थिंग? नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बच्चों, आप देख रहे हैं द इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इरिवर्सिबल मेथड, दैट इज सर्जिकल मेथड। इस मेथड को हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। इस मेथड को विलेज लेवल पर आज भी इंडिया में कई बार यूज किया जाता है। और गाइज, इस मेथड में जब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड की, जिसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, इस मेथड में हम मेल्स में वास डिफरेंस को कट करते हैं। किसको कट करते हैं बच्चों? वास डिफरेंस को। और फीमेल्स में हम कट करते हैं फैलोपियन ट्यूब को। किसको करते हैं? फैलोपियन ट्यूब। सो दिस सर्जिकल मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज एट इंडिया लेवल, जहां पर हम मेल्स में वैसेक्टोमी करते हैं। वैसेक्टोमी का मतलब होता है टू कट वास डिफरेंस एंड टाई। हमने दोनों साइड की वास डिफरेंस को कट किया और टाई कर दिया। इन फीमेल्स वी यूज अ वर्ड ट्यूबेक्टोमी, जहां पर हम फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और उसको टाई कर देते हैं। गाइस, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करने से स्पर्म के फॉर्मेशन और ओवा के फॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नेचुरली बनते रहते हैं, बट कुछ टाइम बाद डीजनरेट हो जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कई बार नीट एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ऑन स्पर्म। क्लियर दिस थिंग बच्चों? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। When we talk about MTP, medical termination of pregnancy is legalized in our country. ये legalization कब हुआ था बच्चों? 1971 में। कब हुआ था? 1971। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 ईयर याद रखने हैं। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था एमटीपी को। MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rape cases, casual relationship, etc.
as also in cases when the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal to either the mother or fetus or both. देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं एमटीपी की, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में एबॉर्शन का नाम देते हैं। एबॉर्शन कराने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसा कि हमने बात की रेप केस को लेकर, या फिर एक कपल के बीच में बिफोर मैरिज अगर कोई रिलेशनशिप बन जाती है, या फिर अगर हम कपल की बात कर रहे हैं जहां पर एक प्रॉपर प्रेगनेंसी हुई है बट उस प्रेगनेंसी की वजह से या तो मदर या फीटस या दोनों को कोई ना कोई फिजिकली और मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में वी गो फॉर एमटीपी। हम एमटीपी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगलाइज किया, तब उन्होंने क्या रूल्स दिए? उन्होंने ये बोला कि अगर कोई कपल एमटीपी कराना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एमटीपी पॉसिबल है ओनली एंड ओनली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट मंथ से लेकर थर्ड मंथ तक के टाइम पीरियड में ही एबॉर्शन और एमटीपी कराया जा सकता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब कोई फीटस डेवलप होता है तो फीटस का जो सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चों, वो थर्ड मंथ के लास्ट में या उसके बाद होता है। इसीलिए अगर कोई कपल एबॉर्शन और एमटीपी कराना चाहता है तो उसके पीछे एटलीस्ट सेक्स डिटरमिनेशन का रीजन नहीं होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोच समझकर ये लॉ बनाया। बट रिसेंटली 2017 में गवर्नमेंट ने इस लॉ को फिर से चेंज किया, और वो लॉ क्या बनाया, आइए हम बात करते हैं। 2017 रिसेंटली की बात है। एमटीपी कैन बी पॉसिबल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी हम 12 वीक के अंदर एमटीपी करा सकते हैं, और एमटीपी हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों ही ट्राइमेस्टर में एमटीपी पॉसिबल हो गया है। बट उसके पीछे उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, और वो रूल्स हैं कि अगर हम या कपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हैं तो दे हैव टू टेक साइन ऑफ वन गवर्नमेंट डॉक्टर। एक गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन चाहिए पड़ेंगे, एक गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर के साइन चाहिए पड़ेंगे। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं तो वी हैव टू टेक साइन ऑफ 2 गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर। तो फर्स्ट थिंग कि हमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साइन लेने पड़ेंगे, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर एमटीपी। और सेकेंड रूल बनाया कि एमटीपी तभी पॉसिबल है जब आइदर मदर और फीटस और बोथ आर मेंटली और फिजिकली अनफिट। या तो मदर या फिर फीटस या दोनों फिजिकली और मेंटली अनफिट है, तो उस केस में एमटीपी कराया जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द एमटीपी। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है, infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted diseases। इन्हीं को हम बोलते हैं pelvic inflammatory diseases, stillbirth, infertility are some of the complications of them। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसटीडीज। बच्चों, एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इसको हम वेनरल डिसीजेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेनरल डिसीजेस। इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहते हैं।
इनको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस भी कहते हैं, कई सारे नेम्स हैं। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं बच्चों, ये बैक्टीरिया से भी स्प्रेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया एक बैक्टीरियल एसटीडी है जो निजेरिया गोनोरी से होती है। साइफिलिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल एसटीडी जो ट्रेपोनिमा पैलिडम से होती है। अगर हम बात करें वायरल एसटीडी की, तो वायरल एसटीडीज के कई सारे एग्जाम्पल हैं। द मोस्ट कॉमन इज एड्स जो एचआईवी से होता है, हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, जेनाइटल हर्पीज जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होती है, एंड जेनाइटल वॉर्ट्स। कौन सी डिसीज है बच्चों? जेनाइटल वॉर्ट्स विच इज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। बच्चों एसटीडीज फंगल भी हो सकती हैं, लाइक कैंडिडियासिस, दैट इज कैंडिडियासिस। सो गाइस एसटीडीज बैक्टीरियल भी होती हैं, वायरल भी होती हैं, एज वेल एज फंगल भी होती हैं। और इन सारे एसटीडीज के होने से हमारे बॉडी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, इन एसटीडीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं, हम उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं एसटीडीज के सिम्टम्स की, जब स्टार्टिंग में एसटीडीज होती है तो एसटीडीज के जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज इचिंग, पेन, swelling and fluid discharge and fluid discharge। बट जब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीडीज, माय डियर स्टूडेंट्स, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टिल बर्थ, जब जो न्यू बॉर्न बेबी डेवलप होता है उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी हो, दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा किसी और प्लेस यानी फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, फीटस का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में होने लगे, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन इनफर्टिलिटी, देन सर्विकल कैंसर। तो ये कई सारे बच्चों कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एसटीडीज की वजह से डेवलप होते हैं। एसटीडीज का होना मोस्ट कॉमन है एट द एज ऑफ और इन बिटवीन एज ऑफ 15 टू 24 ईयर्स, जिसको हम एडोलसेंट फेज भी कहते हैं। बच्चों जितनी भी एसटीडीज हैं इनमें मोस्ट ऑफ एसटीडीज क्यूरेबल है, छोड़कर किनको? एचआईवी यानी एड्स, हेपेटाइटिस और जेनाइटल हर्पीज, इन तीनों डिसीजेस को छोड़कर बाकी सारी एसटीडीज को प्रॉपरली क्योर किया जा सकता है। अब हम इन एसटीडीज को कैसे रोक सकते हैं? बच्चों अगर हम बात करें WHO की, तो WHO के अकॉर्डिंग इफ अ पर्सन हैव फीलिंग ऑफ एसटीडी सिम्टम्स, he or she have to concern with doctor. First thing, we have to avoid, you can say, coitus with multiple partners and we have to take precautions, यानी हम कंडोम यूज कर सकते हैं, हम फीमेल के केस में वेजाइनल बैरियर्स यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ सच एसटीडीज। क्लियर दिस थिंग? नाउ अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटेट बेटर क्योर ऑफ दीज डिसीजेस, जैसा कि अभी हमने बात भी किया। अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, use of condom during coitus are some of the simple precaution to avoid transferring STI। अब हम बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। कब हम किसी कपल को इनफर्टाइल कह सकते हैं? सो गाइस, जब कोई कपल एटलीस्ट 2 साल तक प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट एनी प्रिकॉशन,
and still they are not able to conceive, that condition is called infertility. So यहां पर definition दी हुई है, inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility. Various methods are now available to help such couples. बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, दे आर कंबाइंडली नोन एज ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। और इन टेक्निक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है इन विट्रो मेथड और दूसरा कहलाता है इन विवो मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन विट्रो मेथड एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इन विवो मेथड। अब देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के मेथड्स, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की, और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इन विट्रो मेथड की। बच्चों जब हम बात करते हैं इन विट्रो प्रोसेस, इन विट्रो मेथड का सिंपल सा मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन outside the body। इन विट्रो का सिंपल सा मीनिंग है जब स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो मेथड। और गाइज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन विट्रो इज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पर हम फीमेल की साइड से ओवा ले लेते हैं, ओवा को लैब में टेस्ट ट्यूब में स्पर्म से फ्यूज कराते हैं। जब स्पर्म ओवा से फ्यूज हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन लैब में टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। अब उस जाइगोट में जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होता है, बच्चों जब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है, तो यहां पर जब जाइगोट में 8 सेल्स बनती हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, तो उस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। व्हाट वी कॉल्ड इट? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बट जब जाइगोट में 32 सेल्स होती है, कितनी सेल्स होती है बच्चों? 32 सेल्स, तब उस जाइगोट को हम सीधा यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। व्हाट इट कॉल्ड? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इन विट्रो का सिंपल सा मतलब है जाइगोट को बॉडी के बाहर डेवलप कराना, और फिर उसके बाद डेवलपिंग जाइगोट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स वी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन फैलोपियन ट्यूब और इन यूट्रस। क्लियर दिस थिंग? नाउ द नेक्स्ट मेथड इज इन विवो मेथड। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। यहां पर दो कंडीशंस होती हैं बच्चों। देखो, इन विवो मेथड के इनसाइड द बॉडी, इन विवो मेथड में दो प्रोसेस होती हैं। अगर फीमेल की बॉडी में ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, बट फीमेल इज एबल टू कंसीव, उसमें कंसीव करने की कैपेसिटी है, उसमें प्रोसेस जाइगोट डेवलप हो सकता है, बस प्रॉब्लम है कि फीमेल में ओवा नहीं बन रहा है, तो उस केस में हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड GIFT। इस मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों? इस मेथड में हम लोग दूसरे फीमेल डोनर से ओवा लेकर सेम फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बाय इंसेमिनेशन, बाय नेचुरल प्रोसेस, और जाइगोट का फॉर्मेशन
बॉडी के अंदर होता है। यहां पर हम फीमेल डोनर से ओवम ले रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज, अगर मेल साइड से कोई प्रॉब्लम है, मेल की बॉडी में स्पर्म का काउंट कम हो रहा है, या मेल की बॉडी में जो स्पर्म बन रहे हैं उनकी मोटिलिटी कम है, उस केस में हम मेथड यूज करते हैं आइदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसी का एक पार्ट होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। आइदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। जब मोटिलिटी कम है तो हम उन स्पर्म्स को इंजेक्शन के थ्रू निकालकर वेजाइना के थ्रू जब एंटर कराते हैं फीमेल की बॉडी में, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बट जब उन स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है थ्रू एब्डोमिनल कैविटी, नॉट थ्रू वेजाइना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हम स्पर्म्स को इंजेक्शन के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल बॉडी से एंटर कराते हैं, ना कि वेजाइना के थ्रू। क्लियर दिस थिंग? सो गाइस, this is completely about the chapter reproductive health. In next short, we will discuss about the next chapter of reproductive unit, that is reproduction in flowering plants. Thank you so much.